सर, अभी आपने बताया कि आपका एंथ्रोपोलॉजी में ऑल ओवर इंडिया जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो सर एंथ्रो के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की? क्या रिसोर्सेज़ आपने फ़ॉलो किए? कौन-सी कोचिंग आपने फ़ॉलो की? किसका मेंटरशिप आपने फ़ॉलो किया जो कि आपको हाईएस्ट मार्क्स आया एंथ्रोपोलॉजी में? करेक्ट, करेक्ट। तो इंट्रो में क्या है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड है, ऐसा उसमें बहुत सब्जेक्टिविटी नहीं है। अच्छी बात ये है कि बहुत क्लियर लिखा है और पीवाईक्यू वगैरह भी अच्छे से हैं। तो मैंने शुरुआत किया, मुझे एक दोस्त, चूँकि जो दोस्त लोग यही लोग जो विपासना में मिले थे, जिन्हीं से मैंने पूछा कि भाई कुछ बताओ, तो ये लोगों ने बुक्स थोड़ा रिकमेंड की। एक अक्षत जैन सर की किताब है एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड, जी। फिर एक विवेक भस्मे सर की किताब है। मैंने थोड़ा वो बुक खरीदी और पढ़ना शुरू किया, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ मिसिंग है, थोड़ा फाउंडेशन मटेरियल की ज़रूरत है। मतलब डायरेक्टली आप उस बुक को पढ़ें, मतलब बुक अच्छी है, बुक में दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली उसको देखना थोड़ा-सा मुझे ऑड लगा। तो फाउंडेशन कोर्स वगैरह इंसान को देखना चाहिए। तो मुझे एक और दोस्त के थ्रू पता चला, एक शिव तेजा सर हैं, जी। उनका एक एंथ्रो 555 फाउंडेशन बैच चलता है। तो वो फाउंडेशन बैच मैंने जॉइन किया और उस फाउंडेशन बैच से मुझे अच्छे नोट्स मिले, ठीक है। जी। काफ़ी यूनिक नोट्स, जैसे अच्छे एग्जांपल्स मिलना, रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा मटेरियल मिलना, ठीक है। तो उस नोट्स को मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने उसको कंबाइन किया इसके साथ, अ, जो दूसरी किताबें हैं। जैसे मैंने अक्षत जैन सर का भी नाम लिया, उनकी किताब, विवेक भस्मे सर की किताब, फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पी नाथ है, भट्टाचार्य सर की किताब है, नदीम हसन की किताब है। ये सारी चीज़ों को मैंने हेल्प लिया, चलो थोड़ा-थोड़ा इसको भी यहाँ से एक चीज़ उठा लिया, वैल्यू एडिशन कर लिया, कोई चीज़ इधर नहीं समझ में आई तो उसमें देख लिया, करेक्ट? तो इस तरह से एक मिला के, लेकिन फाउंडेशन जो क्लास है, क्लास मेन करना वो शिव तेजा सर का जो मैंने फाउंडेशन कोर्स था, वो जॉइन किया। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। और फिर मैंने ध्यान दिया आंसर राइटिंग करने पे। जैसे सर क्या करते थे, क्लास में क्वेश्चन दे देते थे कि आप लोग इसको करके आओ, दूसरे दिन डिस्कस कर देते थे। फिर अपना टेस्ट वगैरह लगाना, करेक्ट, मॉड्यूल टेस्ट वगैरह देना। जी। तो वो था, और सर का थोड़ा था ये रहता था कि सर थोड़ा पर्सनल अटेंशन देते हैं। जैसे आप कॉल भी करते हो उनको, तो वो बताएँगे, समझाएँगे, कॉल पे आपको टाइम देंगे। तो मुझे ज़रूरत भी इसी टाइप की मेंटरशिप की थी कि थोड़ा जो पर्सनल लेवल पे काम करे। तो ये सब में मेरा हेल्प हुआ। फिर मैंने खूब रिवीजन पे ध्यान दिया, जम के कई बार पढ़ा। टॉपर्स की कॉपीज़ देखी, एक अमित नारायण सर हैं, उनकी कॉपीज़ बड़ी अच्छी हैं। मतलब मेरे लिए तो सर की कॉपी भगवान की तरह है। जी। वो उनका नोट्स भी और उनकी जो आंसर राइटिंग है, बड़ी आइडियल है। जी। तो उसको खूब मैंने जम के फ़ॉलो किया। फिर लघुवे तिवारी मैम का भी मैंने एक बार नोट्स देखा था। इस तरह की चीज़ें रही हैं। और देखिए, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि मैंने फिर आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर पे जम के फ़ोकस किया। जी। जैसे क्या है ना कि तो एक होता है जी नॉर्मल आंसर लिखना, आप जीएस टाइप का कुछ लिख दिए, अपनी बात को रख दिए। एक होता है एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली आपको एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना है। आपको स्कॉलर्स कई सारे कोट करने पड़ेंगे, आपको केस स्टडीज़ जो उस उन्होंने कर रखा है, बुक का नाम जो उन्होंने, जो वर्क का नाम है वो डालना, और इस तरह से थोड़ा डीप वे में आपको लिखना पड़ेगा। आपको उस स्कॉलर लिखना, फिर उस स्कॉलर का क्रिटिसिज़्म भी लिखना पड़ेगा कि चलो इस स्कॉलर ने ये बोला है, फिर आप बताओ नहीं, इसके अगेंस्ट भी एक बंदा है जो बोल रहा है कि इसमें कुछ कमी है। जी। तो एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देना, ठीक है? फिर अपना रेडीमेड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन हर टॉपिक पे बनाना, क्योंकि एंथ्रो में टॉपिक्स वो डिफाइंड है। तो आप चाहें तो हर टॉपिक पे आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो जो अक्षत जैन सर की, विवेक भस्मे सर की किताब है, उसमें बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है, उसको कर सकते हैं। वहाँ से डायग्राम्स वगैरह कई सारे मिल जाएँगे। फिर फाउंडेशन कोर्स जो सर का है, उसमें भी कई सारे सर डायग्राम्स वगैरह बताते हैं। तो मतलब एक मिली-जुली सरकार बनी। ऐसा नहीं कि आप एक जगह से, मतलब एक जगह से भी कर सकते हैं। मैंने देखा सर का काफ़ी जितना है वो होलिस्टिक है, लेकिन एक मन नहीं मानता है कि एज़ ए एस्पिरेंट आप 10 चीज़ देखते हो, 10 जगह भागते हो, ना? तो मैंने भी देखा। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि आप करो, अपने लेवल पे जितना कर सकते हो एक्सप्लोर करके करो। फिर आंसर राइटिंग पे मैंने जम के फ़ोकस किया, जिसमें स्ट्रक्चर कैसे देना है, हेडिंग क्या देनी है, सब हेडिंग क्या देना है, एग्ज़ाम्पल्स कहाँ क्या कोट करना है। थोड़ा डिटेल में समझना, समझ रहे हैं आप बात को? और थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना। जैसे इस बार पेपर 2 में काफ़ी टफ पेपर आ गया था। मतलब टफ इन द सेंस कि नोट्स नोट्स की चीज़ें तो थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन बड़े अनकन्वेंशनल टाइप के थे। जी। तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, वहाँ पे अगर आपने काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले की है, तो आपको आइडिया होगा कि इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए। जी। ऐसे
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक आपातानी ट्राइब पे क्वेश्चन आ गया था। अब मुझे सिर्फ इतना पता था कि आपातानी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है? तो वहाँ मुझे लगा चलो हिल एरिया है, ज़्यादा नहीं पता था। तो मैंने हिल में टेरेस फार्मिंग होती है, तो मैंने गेस किया, चलो मैं टेरेस फार्मिंग पे लिखता हूँ। 10 ही मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आसान था 2 पेज भरना। जी, तो मैंने टेरेस फार्मिंग पे लिखा, थोड़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे लिख दिया। इस तरह से मिक्स करके थोड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डाल दिया कि किस तरह से नेचर और मैन ट्राइब सोसाइटी में क्या होता है, वो नेचर के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करते। वो चाहते हैं उनकी खेती-बाड़ी भी चलती रहे और एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होता रहे। तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी, 1, 2, 4 स्कॉलर कोट कर दी। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसका कंटेंट, आप पता नहीं ट्राइब में देखा, मैं थोड़ा डर गया। जी, लेकिन अब इस तरह से अगर आप सोचेंगे कि आप ज़बरदस्ती चीज़ों को अटैच करना सीखें। जैसे आपने दोनों पेपर को मिला के आपने बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़े हैं, उन स्कॉलर्स को यूज़ करना सीखें कि उनके आइडियाज़ को आप ज़बरदस्ती कहाँ लगा सकते हो। जी, तो ये स्किल जब आप सीख लेते हैं, तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन को भी मैंने टैकल किया। तो इस तरह से क्रिएटिविटी इन राइटिंग दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये समरी में था कि किस तरह से मैंने किया। हाँ, एक चीज़ और, प्रीलिम्स बीतने के बाद, जैसे ये सब तो मैंने प्रीलिम्स के पहले किया था, राइट? जी, लेकिन प्रीलिम्स बीतने के बाद प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जैसे क्या होता है कि अब आपको एक टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, जो मतलब क्योंकि आपको राइटिंग के हैबिट में रहना है जी, उस 3 महीने में, आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो भूल जाओगे। तो फिर तेजा सर का मैंने जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन किया। सेक्शनल टेस्ट लिखना, फुल लेंथ टेस्ट लिखना, इस पे ध्यान दिया, जिसमें सर फ़ोन पे भी डिस्कस करते थे सॉल्यूशन वगैरह, तो काफ़ी पर्सनल अटेंशन होता था। प्लस उसके साथ उनका क्रैश कोर्स है, जिसमें अब कई बार मन करता है कि पूरे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लो। खुद से कई बार नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता, तो कोई पढ़ा दे। और क्रैश कोर्स में अच्छी बात ये है कि कुछ नई चीज़ें ही पता चलती हैं। हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ, क्योंकि उस पीरियड में जो भी रिसर्च हुआ है, अगर वहाँ से खोज करके कंटेंट्स ले आएँगे तो नया कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो क्रैश कोर्स कर लो, उससे क्या होता है कि इंसान एंगेज भी रहता है। ऐसा नहीं फ़ील करता कि मैं एंथ्रोपोलॉजी से अपना टच वो छोड़ रहा हूँ। जी। तो क्रैश कोर्स प्लस अपना टेस्ट सीरीज़, ये दोनों चीज़ फ़ॉलो कर लो और नोट्स को 10 बार 20 बार रिवाइज़ करो, जितना कर सकते हो रिवाइज़ करो। और ये थी मेरी इन शॉर्ट में स्ट्रैटेजी। जी। सर, अभी आपने मेंटर में शिव तेजा सर का नाम लिया। आपने बताया कि उन्होंने आपको काफ़ी हेल्प किया आपके प्रिपरेशन टाइम में और मैंने बहुत सारे और एस्पिरेंट्स से इनके बारे में सुन रखा है। पर चूँकि मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि सर के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर, आप थोड़ा-सा बताएँ सर के बारे में कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं? सर का क्या एक अप्रोच होता है और किस तरीके से वो स्टूडेंट को हेल्प करता है? आपने कई सारी चीज़ों पे तो डिस्कस कर ही लिया। जैसे कि आप जब पेपर क्वेश्चन दे रहे थे, उसके बाद उसका डिस्कशन सर कॉल पे कर रहे हैं। इस तरीके से सर, मतलब सर की क्या एक अलग स्ट्रेटजी है जो कि बाकी टीचरों से आपको अलग लगे? तो थोड़ा-सा आप इसके बारे में बताना चाहें तो? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे मैंने ये देखा कि काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है। मतलब सोना, खाना भूल जाते हैं, लेकिन उनको एस्पिरेंट को टाइम देना है। ये वाला थोड़ा सर का नेचर है। जी, कमिट कर दिया तो फिर दे देते हैं टाइम। और मतलब उनका जो कंटेंट है पहला तो काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड और काफ़ी लेटेस्ट होता है और काफ़ी यूनिक होता है। जैसे वो एग्ज़ाम्पल्स आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। तो उसको याद कर लो तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। फिर दूसरा क्या है कि थोड़ा मतलब पर्सनलाइज़्ड अटेंशन, जैसे मैंने शुरू में बोला कि वो तुमसे कनेक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ा के चले गए और फिर भूल गए, ये वाला नहीं। जी, ये नोट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। आप नोट्स को ही रिवाइज़ करके काम चला सकते हो। इस तरह की चीज़ें हैं। और एज़ अ पर्सन ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, जो मैंने फ़ील किया है, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग है, इस तरह की चीज़ें हैं। मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। आई एम रियली वांट टू से थैंक यू टू सर। जी। सर, एंथ्रो के अंदर मतलब हर ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी 2 पेपर होते हैं। तो सर, दोनों पेपर के बीच में क्या मतलब सिमिलैरिटी है या फिर क्या डिफरेंस है? और किस तरीके से दोनों पेपर के लिए तैयारी किया जाए? ताकि सर, चूँकि आपका हाईएस्ट मार्क्स है एंथ्रो में, तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड कर देंगे, तो बाकी एस्पिरेंट को भी हेल्प हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। पेपर 1 और पेपर 2 में देखो कुछ बातें ये है कि पेपर 2 बहुत छोटा है, पेपर 1 काफ़ी बड़ा है। मतलब मैं कहूँगा 70% टाइम पेपर 1 ले जाता है और 30% पेपर 2 को देना होता है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड डिफरेंस इज़ कि पेपर 1 में आपको सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आपको लिंग्विस्टिक हुआ और फिर आर्कियोलॉजी हुआ, ठीक है? और फिजिकल हुआ, ये वाला सेक्शन पढ़ने को मिलता है। लेकिन पेपर 2 में आपको ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, विलेज स्टडीज़, कास्ट,
ये सब थोड़ा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, पेपर 2 पूरा इंडियन बेस्ड है, जी, ठीक है? पेपर 1 इन वर्ल्ड और इंडियन इन जनरल है। तो इस तरह से दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस मैं ये कहूँगा कि पेपर 1 में मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉलर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो सिलेबस बड़ा है, तो थोड़े ज़्यादा स्कॉलर रहेंगे, पेपर 2 में थोड़े कम हैं। सिमिलैरिटी में मैं कहूँ कि अब दोनों हैं ही, एंथ्रोपोलॉजी ही हैं, घूम फिर के इसका कांसेप्ट आप दूसरे में यूज़ कर सकते हो, दूसरे का पहले में यूज़ कर सकते हो। जी, जैसे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का कांसेप्ट आप पेपर 2 के विलेज और कास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ट्राइबल्स के जो नॉलेज है, ट्राइबल्स वाला जो एनवायरनमेंट वाला कंटेंट होता है, उसको आप पेपर 1 में कहीं यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा इंटरलिंक करना आना भी चाहिए, क्योंकि नंबर इससे बहुत मिलता है, किस तरह से आप यूनिकनेस अपने आंसर में लाओगे। और अब अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी, तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, तो पेपर 1 में आपको बहुत सारे स्कॉलर्स याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? स्कॉलर्स याद करना, उनके वर्क याद करना, उनका केस स्टडी याद करना, किताब का नाम याद करना, ठीक है? कई सारे एग्ज़ाम्पल्स याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आप कोशिश करिए कि अच्छे-अच्छे डायग्राम्स बनाइए, ठीक है? डायग्राम्स हुआ और फ्लो चार्ट हुआ, इस तरह की चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं ना, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो इसके साथ-साथ आप ध्यान दीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है कि जैसे पेपर 1 में वो है क्या बोलते हैं, थियरीज़ हैं, ठीक है? यूनिट 6 में जो थियरीज़ हैं, उन थियरीज़ को डीपली समझने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उन थियरीज़ को आप बाकी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक बार सीख गए तो, ठीक है? तो उनके कोर कांसेप्ट को समझना, स्कॉलर्स को समझना, क्रिटिकल स्कॉलर्स को समझना, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर एक और मैं सेक्शन की बात करता हूँ कि जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट याद नहीं होते हैं। जैसे आर्कियोलॉजी हुआ, ह्यूमन फॉसिल वाला सेक्शन हुआ, आर्कियोलॉजी वाला सेक्शन हुआ और कई बार थियरीज़ के जो स्कॉलर्स हैं, ये सब याद नहीं होते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इन सबको एक दिन में पढ़ने की कोशिश मत करें। जैसे एटॉमिक हैबिट्स एक किताब है बाय जेम्स क्लियर। कितना अच्छा वो कहते हैं कि किसी भी बड़े टास्क को आप छोटे-छोटे टास्क में तोड़ दीजिए। जी, तब वो टास्क आसानी से हो सकता है। तो जैसे क्या करो कि आप रेगुलर अपना पढ़ रहे हो, आप आर्कियोलॉजी का कोई एक टॉपिक 1 दिन कर लो। फिर दूसरे दिन दूसरा, जब 20 टॉपिक है आर्कियोलॉजी में, तो 20 दिन में कंप्लीट करो, 1 दिन में नहीं करना है। जी, अब ये आसान हो गया। ऐसे ही ह्यूमन फॉसिल्स का भी आप जितने फॉसिल्स हैं रोज़ सिर्फ 1 फॉसिल करो। तो अब 1 दिन बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप भी कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? और ये स्ट्रेटजी करना प्लस साथ में आपको बीच-बीच में रिवीजन नोट्स भी बनाते चलने हैं। जैसे आप 5 दिन पढ़ो, फिर सैटरडे को आप रिवीजन नोट्स बनाओ। जी, कोशिश करो कि आप शॉर्ट नोट्स लिखो, फिर ऐसे-ऐसी पॉइंट्स लिखो जो आप बार-बार भूल रहे हैं। जी, वो पॉइंट्स होने चाहिए आपके रिवीजन नोट्स में। तो इस तरह से चीज़ें कर लीजिए। फिर पेपर 2 में अगर आते हैं, तो पेपर 2 थोड़ा-सा रिलेटिवली मुझे ईज़ी लगा, क्योंकि उसमें ऐसे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, तो इंडिया के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट भी थोड़ा और आता है, जी, ठीक है? और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं, प्लेसेस हैं, वो भी सुना-सुना होता है, ट्राइब्स भी सुना-सुना होता है, कास्ट विलेज, पूरी जाति व्यवस्था, तो हम लोग पूर्वांचल के रीजन वाले हैं, तो कास्ट के बारे में जितना पढ़ाया जा रहा है, हम रिलेट कर पा रहे हैं कि अरे ये तो पता है, ऐसे लड़ाई होती है, ठीक है, वोट बैंक तो ऐसे ही होता है, तो बचपन से देखा है। अब वहाँ पे और मज़ा आता है। चलो, अब हमको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मिल गया, अब हमको जो अभी गाँव में पंचायत होती है बैठ के खटिया पे, उसका बस वो स्कॉलर का नाम नहीं ले रहे हैं, बाकी पंचायत सब वही है। बिल्कुल सर। तो अभी जब ये पढ़ा इसको, तो अब स्कॉलर का कि अब हाँ, अगर मैं गाँव में पंचायत करूँगा, चूँकि मैं अब आईएएस ऑफिसर हूँ, तो मैं उनको बताऊँगा कि देखो ये पर्सपेक्टिव ये कहता है। अब वहाँ पे मज़ा आने लगा ट्राइब पढ़ने में, कास्ट पढ़ने में, और उसके बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब्स की जो सॉरी, जो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें जो ट्राइब्स की पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से इंडिपेंडेंस से अब तक की पॉलिसी रही हैं, ठीक है? तो एक इंटरेस्ट नेचुरल बना। और जैसे इसमें मैंने अक्षत जैन सर की किताब की काफ़ी हेल्प ली थी। उन्होंने क्या किया था कि काफ़ी मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा कवर कर रखा है। जी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कंटेंट को ले सकते हैं। प्लस क्लास नोट्स तो था ही, ऑफ कोर्स वो बहुत वैल्यूएबल है, बिना क्लास नोट्स के नहीं होती चीज़ें। क्लास नोट्स में इन सबको कंबाइन किया, अच्छे-अच्छे डायग्राम छाँट के निकाल लिए, अच्छी-अच्छी केस स्टडी और फ्लो चार्ट निकाल लिया, ठीक है? ये सब चीज़ें किया और अ, अच्छे से आंसर राइटिंग पे फ़ोकस किया। आई थिंक ये सब चीज़ें काम की। जी, और थोड़ा लक का भी फैक्टर होता है। मतलब मैं ये एम्फसाइज़ ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है मुझसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, ठीक है? लेकिन
लक थोड़ा साथ ना देने की वजह से कहीं-कहीं नंबर चूक जाता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा मेरी ही मेहनत थी, थोड़ा भगवान का भी आशीर्वाद होता है। जी। तो बस सर एक जो डाउट जो एस्पिरेंट के मन में होता है सर हम चाहेंगे वो आप यहाँ पे क्लियर कर दें। सर वो लोग ये सोचते हैं कुछ लोग कि आंसर एक बेस्ट जो आंसर होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। टॉपर्स किस तरीके से आंसर लिखते हैं चूँकि आपकी रैंक बहुत अच्छी है। तो और आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि एक अच्छा आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है। उसमें क्या-क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है, आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आंसर लिखने के लिए? अब इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं। जी। जैसे क्या है ना कि मैंने एक इन जनरल स्ट्रैटेजी बता दी पेपर 1 पेपर 2 की, लेकिन मैंने अपने ही चैनल पे दोनों पेपर का टॉपिक वाइज़ स्ट्रैटेजी बताई है कि एक-एक टॉपिक को आप कैसे टैकल करें। तो अभी मैंने कल ही शायद शेयर किया है, तो जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं उसको भी देख सकते हैं। अभी मैंने चूँकि पूरा बता नहीं सकता, वो बताने में बहुत टाइम लग नहीं, जाएगा। नहीं सर उसको सर उसका जो लिंक है मैं अभी नीचे यहाँ हाँ, आप डिस्क्रिप्शन दे अपने दूँगा। डिस्क्रिप्शन में दे देना। ताकि मतलब जिनको भी कन्फ्यूजन है कि पेपर 1, पेपर 2 एंथ्रो के लिए क्या एक सही अप्रोच होना चाहिए, वो सर के चैनल पे विज़िट कर सकती हैं। क्योंकि सर ऑल ओवर इंडिया टॉपर रहे हैं एंथ्रो के अंदर। तो सर की जो गाइडेंस वो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आप एक कम समय में एक सही अप्रोच के साथ ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कहीं न कहीं यूपीएससी के अंदर सफलता पा सकते हैं। मैंने जो स्ट्रैटेजी जैसे अभी कल परसों में डाली है, उसमें मैंने कोशिश की कि सिर्फ़ मेरी ही नहीं, मैं 4 और सिलेक्टेड लोगों से बात किया, जी। क्योंकि मैं चाहता था कि बेस्ट चीज़ दूँ अपने चैनल पे, कि सबको हेल्प मिले। तो बात किया, अनुदीप दुल शेट्टी सर की वेबसाइट है, वहाँ पे से भी मैंने हेल्प ली। मैंने मिलाया सारे कंटेंट को, फिर मैं एक स्ट्रैटेजी पे आया और फिर मैंने वो ग्रुप पे डाला है।